बाबा केदार के सभी भक्तों को जय श्री केदार, हर हर महादेव। जो भी श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। बाबा केदार का धाम साल में केवल 6 ही महीनों के लिए खुलता है और उसमें यदि श्रद्धालु इस यात्रा को सही से प्लान नहीं करते तो उनकी इस गलत प्लानिंग की वजह से वह बाबा केदार के दर्शनों के लिए आ ही नहीं पाते। क्योंकि गलत प्लानिंग की वजह से या तो उनको होटल्स नहीं मिल पाते, या उनको टिकट्स की समस्या आती है, या फिर रास्तों में कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से वह आगे यात्रा में नहीं जा पाते। और यदि यात्रा कर भी लेते हैं तो उनका यात्रा खर्च बहुत ज़्यादा हो जाता है, या फिर उनको गर्भगृह में दर्शन नहीं हो पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मई से लेकर अक्टूबर के बीच कौन से महीने में यात्रा करना केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे बेहतर माना जाता है, जिसमें कि आपका यात्रा खर्च भी बहुत कम आता है और यात्रा के दौरान आपको किसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा केदार की नगरी साल में 6 महीनों के लिए बंद रहती है। कारण है यहाँ होने वाली भीषण बर्फबारी। यहाँ पर इतनी बर्फ़ पड़ती है कि नवंबर से अप्रैल तक यहाँ पर जाना संभव ही नहीं हो पाता। इसी वजह से साल में 6 महीनों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और बाबा केदार के कपाट फिर अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई में खोले जाते हैं और अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक तक बाबा केदार की यात्रा 6 महीनों के लिए चलती है। अब जो भी लोग बाबा केदार के दर्शन करना चाहते हैं उनके पास यही 6 महीनों का समय होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इन 6 महीनों में किस महीने में जाना आपके लिए सबसे बेहतर होगा, जहाँ पर आपको सबसे कम खर्चा आएगा, आपको सुविधाएं भी पूरी मिल पाएंगी और बाबा के दर्शन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इन 6 महीनों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ, जिनमें पहला ग्रुप है मई और जून का, दूसरा है जुलाई और अगस्त का, और तीसरा है सितंबर और अक्टूबर का। इन 6 महीनों को 2-2 महीनों के ग्रुप्स में डिवाइड इसी वजह से किया है कि इन 2 महीनों में परिस्थितियाँ लगभग एक समान होती हैं। यानी यहाँ की वेदर कंडीशंस, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और यहाँ पर पड़ने वाला यात्रा खर्च आपको इन 2-2 महीनों में लगभग एक समान ही पड़ता है। तो आपको मई जून में परिस्थितियाँ एक सी मिलेंगी, जुलाई अगस्त में परिस्थितियाँ एक सी मिलेंगी और सितंबर और अक्टूबर में भी परिस्थितियाँ एक समान ही मिलेंगी। तो 2-2 महीनों के इन 3 ब्लॉक्स को मैं आपको कुछ मुख्य पॉइंट्स के आधार पर डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा, जिनमें पहला पॉइंट है कि यहाँ पर मौसम कैसा होता है, दूसरा आपका यात्रा खर्च जिसमें होटल अकोमोडेशन और फूड भी शामिल है, तीसरा यहाँ पर यात्रियों की संख्या कितनी होती है, चौथा आपको यहाँ पर गर्भगृह में दर्शन हो पाएंगे या नहीं, और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि यहाँ पर यात्रा रिस्क कितना रहेगा। अब इन जानकारियों के बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको मई जून या फिर जुलाई अगस्त या सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मई और जून के महीनों की। केदारनाथ धाम के कपाट अप्रैल के अंत में या फिर मई के शुरुआती हफ्ते में खुलते हैं और इसी वजह से मई में यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है और ज़्यादातर शहरों में स्कूलों की छुट्टियाँ मई और जून के दौरान होती हैं। और यह भी एक कारण होता है कि यहाँ पर मई और जून के महीनों के दौरान बहुत श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर इस दौरान यानी मई और जून के महीनों के दौरान आपका यात्रा खर्च बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि आपने एडवांस बुकिंग नहीं कराई है तो यहाँ पर आपको होटल्स में ज़्यादा पे करना पड़ता है, यहाँ आपको फूड में भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है और आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी इस समय पर ज़्यादा हो सकता है। अब बात करें यहाँ के मौसम की, तो यहाँ का मौसम इस समय पर बेहतरीन होता है। यहाँ का तापमान देखा जाए तो सितंबर और अक्टूबर की तुलना में तापमान उतना ठंडा नहीं होता और दिन का औसत तापमान 15 से 18 डिग्री होता है और रात के समय में थोड़ा तापमान में गिरावट आती है। मई जून में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिलती है, जो कि आपकी यात्रा में कोई भी परेशानी पैदा नहीं करती। तो मौसम के लिहाज से मई और जून के महीने बेहतरीन होते हैं। अब बात करें केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह में दर्शन की, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ की स्थिति में गर्भगृह में दर्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अर्ली मॉर्निंग दर्शन करने वालों को गर्भगृह में दर्शन दे दिए जाते हैं, लेकिन बाद में दिन में जब भीड़ बढ़ जाती है तो उस समय पर श्रद्धालुओं को
गर्भगृह में दर्शन के लिए अनुमति नहीं दी जाती और कभी कभार तो वीआईपी दर्शन के नाम पर आपसे पैसे भी लिए जाते हैं। अब बात करें मई जून के महीने में यात्रा में जोखिम की, तो इस समय पर यात्रा जोखिम भरी नहीं होती। आमतौर पर यात्रा के लिए यह सेफ महीने माने जाते हैं। लेकिन मई के महीने में जब कपाट खुलते हैं उस समय पर यात्रियों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो अत्यधिक भीड़ की वजह से यहाँ पर थोड़ी भगदड़ जैसी घटना की संभावना हो सकती है। तो यदि आप मई के शुरुआत में जा रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलिएगा। और जून के एंड में बारिशें शुरू होने की संभावना होती है, क्योंकि जुलाई में मानसून शुरू हो जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो कभी कभार जब मानसून थोड़ा जल्दी आ जाता है तो ऐसे में जुलाई के एंड में बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड होना और क्लाउड बर्स्ट इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। तो जून के एंड में जाते हैं तो इस संभावना को भी ध्यान में रखकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि केदारनाथ में 2013 में जो आपदा आई थी वह 16 जून को आई थी, क्योंकि उस समय पर भी बारिशें थोड़ा जल्दी शुरू हो गई थी और वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के कारण बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो चलिए अब बात करते हैं जुलाई और अगस्त के महीनों की। जुलाई अगस्त का महीना मानसून सीज़न है और यहाँ पर एक तरह से ऑफ सीज़न भी कहा जाता है। इस समय पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम होती है। अब श्रद्धालुओं की संख्या कम है तो आपका यात्रा खर्च भी घट जाता है, क्योंकि आपको होटल्स आसानी से मिल जाते हैं। आपका फूड में, ट्रांसपोर्ट में, घोड़े खच्चर पालकी आदि में खर्चा काफ़ी कम आता है। लेकिन इस समय पर यहाँ के मौसम की बात करें तो यहाँ पर मौसम में बारिशें बहुत ही ज़्यादा होती हैं और ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना, लैंडस्लाइड होना, पहाड़ों से बोल्डर्स का गिरना, पूरे रास्तों का बह जाना, ऐसी घटनाएं बहुत ही आम हैं। जैसा कि इस साल भी 2024 में जुलाई 31 को क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उससे काफ़ी यहाँ पर रास्तों में दिक्कतें आई और सबसे बड़ी अनहोनी वाली बात कि यहाँ पर कई श्रद्धालुओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। तो यहाँ पर इस मौसम में यदि आप आते हैं तो आपको मंदिर में गर्भगृह में दर्शन आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा श्रद्धालु होते ही नहीं। तो अगर सिंपल सरल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ पर जुलाई और अगस्त की यात्रा पूरी तरह से जोखिमों से भरी है। और मेरा हर बार अपने सभी व्यूअर्स को यही सजेशन रहता है कि जुलाई अगस्त की केदारनाथ यात्रा को अवॉइड करें, क्योंकि जब आप घर से निकलें तो हो सकता है मौसम उस समय साफ़ हो, लेकिन पहाड़ों पर केदारनाथ में यहाँ पर मौसम काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होता है और मौसम कब विकराल रूप धारण कर लेगा इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता। तो अब बात करते हैं सितंबर और अक्टूबर की केदारनाथ यात्रा की। आमतौर पर सितंबर के दूसरे हफ्ते में बारिशें थोड़ा कम हो जाती हैं और यहाँ पर मौसम साफ़ होने लगता है। ऐसे में केदारनाथ में सितंबर और अक्टूबर में यात्रियों की संख्या बढ़ने लगती है। अब सितंबर अक्टूबर में यात्रियों की संख्या को मई जून से कंपेयर किया जाए तो मई जून की तुलना में यहाँ पर यात्रियों की संख्या कम होती है। तो यात्रियों की संख्या कम है तो आपको होटल्स, ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक रेट पर मिल जाते हैं, तो आपका यात्रा खर्च मई और जून की तुलना में थोड़ा कम होता है। लेकिन यहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दिन का तापमान 8 से 10 डिग्री तक पहुँच जाता है, जो कि रात में थोड़ा और गिर जाता है। यानी इस समय पर यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है और इस समय पर आपको यहाँ पर स्नोफॉल भी देखने को मिल जाता है। अब बात करें यहाँ पर गर्भगृह में दर्शन की, तो यहाँ पर गर्भगृह में दर्शन भी आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो अब इन सभी जानकारियों के बाद आप संभवतः इस बात में सक्षम हो जाएंगे कि आप अपना डिसीज़न बना पाएँ कि आपको किस मौसम में केदारनाथ धाम में जाना है या फिर कौन सा महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और यदि मैं अपनी पर्सनल राय की बात करूं तो मेरे हिसाब से अक्टूबर का महीना केदारनाथ यात्रा के लिए सबसे बेहतर है। हालांकि यहाँ पर मौसम थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन जोखिम इसमें सबसे कम होता है। और मई और जून से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर यात्रियों की संख्या भी कम होती है, यानी भीड़ भाड़ की वजह से आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होती। तो चलिए अब इन सब इन्फॉर्मेशन के बाद मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में।